फोर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का आधार पाठ्यक्रम की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज का जो विषय है यह है प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिक तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है और ये जो विषय है कॉमर्स विज्ञान के संकाय के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है और अब आप कला संकाय के विद्यार्थी भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह विषय अपने आप में कितना गंभीर है। बच्चों, इसके पहले कि हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करें, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जिस तेजी के साथ में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं और वहीं दूसरी ओर ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है और चौथे तरफ अगर हम देखें तो प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे समय में प्राकृतिक संसाधन और इन्वायरमेंट के बारे में जानना बहुत ही समसामयिक है और बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, यह अध्ययन को एक वैज्ञानिक सोच के साथ जब तक आप नहीं करेंगे, इसके बारे में आप अपने अंदर एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड जब तक डेवलप नहीं करेंगे, मैं नहीं समझ पाता कि आप पर्यावरण के साथ में न्याय कर पाएं। तो चलिए अब हम व्याख्यान प्रारंभ करते हैं आगे। तो नेचुरल रिसोर्स एंड इकोसिस्टम के अलावा अब चर्चा की जाएगी आपसे पर्यावरण के बारे में भी, एनवायरनमेंट के बारे में भी। बच्चों, इसके पहले कि आप इसके डेफिनेशंस वगैरह नोट करें, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें और ये कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। प्लीज नोट डाउन दीज इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट। सबसे पहला आप नोट करेंगे 5 जून, जिस दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 19 नवंबर से 18 दिसंबर, यह एक ऐसा माह है जो भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण माह के रूप में मनाया जाता है। और इस 5 जून, जिसे कि हमने विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम में फर्स्ट एनवायरनमेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, प्रथम पर्यावरण विश्व सम्मेलन, विश्व स्तर पर जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उस समय यह तय हुआ कि 5 जून की तिथि को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। उसके बाद 1992 में ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो, यहां पर बच्चों पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और ये जो अर्थ कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पहली बार पृथ्वी सम्मेलन में सारे वैज्ञानिक, सारे पर्यावरणविद और पूरे देशों के प्रमुख इकट्ठे हुए और उन्होंने चिंता जाहिर की कि जिस तेजी के साथ में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात आ रही है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो पर्यावरण है वो निरंतर ग्लोबल वार्मिंग की चपेट पे आ रहा है। तो इन सारी चीजों के ऊपर चिंता जाहिर की गई और 1992 का यह अर्थ कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत सफल रहा। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे। 1997 में जापान के क्योटो में एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो पूरी तौर से कार्बन इमिशन के ऊपर आधारित थी। बच्चों, कार्बन इमिशन, आप सब कला संकाय के विद्यार्थी हैं, इतना सब बच्चों को पता होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जो CO2 हम लोग उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं बच्चों, उसमें कार्बन होता है। और ऐसी तमाम हाइड्रोकार्बन गैसेज हैं जो कार्बन से युक्त हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, इस प्रकार की बहुत सारी गैसेज हैं और इन गैसों का घनत्व वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है। और बच्चों, उससे क्या हो रहा है कि जो सूरज की रोशनी के साथ में जो थर्मल रेडिएशन अर्थ तक आता है, वो वापस नहीं जा पाता है और बार बार इस अर्थ में रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ाने लगता है। अब आप सोचेंगे कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो है हमारे ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, और वहां पर जमी हुई जो बर्फ है वो सब पिघल जाएगी और उसके फलस्वरूप क्या होगा? समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता चला जाएगा और धीरे 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 पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो जाएगी। तो ये खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कार्बन इमिशन। तो इन सारी बातों को लेके क्योटो प्रोटोकॉल बना। जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो निरंतर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में शेयर कर रही हैं कि आप अपने वनों को बचाइए, आप उन साधनों को, उन तरीकों को, उन विधियों को, उन मेथड्स को अपनाइए जिससे कार्बन का इमिशन कम से कम हो, और इसके बदले में उन टेक्नोलॉजी के लिए हम आपको फंड भी देंगे, पैसे भी देंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये इस क्योटो प्रोटोकॉल के साथ जुड़ी। फिर 2002 का द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन जोहान्सबर्ग में मनाया गया और यहां पर चिंता जाहिर की गई उन तमाम विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में। बच्चों, इस पृथ्वी के ऊपर तरह तरह की वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, और शायद आपको पता नहीं होगा
कि ये जीव जंतु बहुत से तो ऐसे हैं जिनको हम लोग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं और वो समय से पहले ही विलुप्त होते चले जा रहे हैं। आप सोचेंगे सर अगर विलुप्त हो रहे हैं तो उससे हमको क्या नुकसान है? अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि सर हम जंगल में अगर जा रहे हैं तो जो वहां के वन्य जीव हैं उनके संरक्षण को लेकर हम क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं? तो बच्चों देखो, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, जीवधारी हैं, वो सब परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक संतुलन बना के रखा हुआ है उन्होंने, जिसे हम पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। और यह जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अगर इनमें से कुछ प्रजातियां विलुप्त होती चली जाएंगी तो उस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस डेवलप हो जाएगा और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि मानव प्रजाति के ऊपर ही खतरा उत्पन्न हो जाए। और हो सकता है कि बच्चों, हम और आप जो होमोसेपियंस है, जिनका जूलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, है ना बच्चों, तो हम सब जो मानव प्रजाति है वही संकट में पड़ जाए। तो विभिन्न जीव जंतुओं का, जिसको कि हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता, उसके संरक्षण की बात इस कॉन्फ्रेंस में की गई। और बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, नीचे जो मैंने लिखा है 1986 का, ये एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एक काफी मजबूत एक्ट है जिसने केंद्र को इतना पावरफुल बना दिया कि हमारे देश के विभिन्न राज्य अनियंत्रित तरीकों से, अनियमित तरीकों से अपने स्वार्थ के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना कर सकें, इसको रोकने के लिए एक्ट बना है। और वैसे भी बच्चों, अगर आपने अपने भारत का संविधान पढ़ा होगा तो उसका आर्टिकल 21 जो है वो ये हमें बतलाता है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। हर सिटीजन का, हर नागरिक का ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण को बचाए, वो ऐसा आचरण ना करे, वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना हो जिससे कि हमारे जल, हमारे वन और अन्य तरह के जो संसाधन हैं, जिस पर मानव प्रजाति निर्भर करती है, उनका नुकसान ना हो। तो बच्चों, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिनको मैंने माइलस्टोन नाम दिया। चलिए अब अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और अथर्ववेद की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को आगे ले जाते हैं। बच्चों, यहां पर अथर्ववेद में एक श्लोक है जिसका हिंदी रूपांतरण मैंने आपके लिए लिखा है, आप समझ सकें इसको। और सब विद्यार्थी, मैं देख रहा हूं, बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुन रहे हैं और मैं वाकई ये तारीफ काबिल है, मैं उन सबको धन्यवाद भी दूंगा। आप लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं, बाद में अपन लोग बातचीत भी करेंगे, कोई समस्या होगी, कोई शंका होगी तो उसकी हम निवारण भी करेंगे। तो देखो बच्चों, हे पृथ्वी माँ, मैं तुमसे उतना ही प्राप्त करूंगा जिसे तुम पुनः उत्पन्न कर सको, तेरी जीवन शक्ति पर कभी भी प्रहार नहीं करूंगा। कहने का आशय ये हुआ कि ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए उल्लेखित ये वाक्य जो आप पढ़ रहे हैं कि हे पृथ्वी माँ, हे पृथ्वी माँ, जो तुमने हमको मौलिक तौर पर नैसर्गिक रूप में, प्राकृतिक रूप में जो संसाधन प्रदान किए हैं, जिसके कारण कि हमारा जीवन आगे अग्रसर हो रहा है, जीवन निरंतर सुख और समृद्धि के साथ अग्रसर हो रहा है, उन सारे संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करेंगे जिसे तुम बार बार उत्पन्न कर सको। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनको पूरा ही का पूरा कर दे ताकि तुम्हारी जीवन शक्ति ही खत्म हो जाए उनको बनाने के लिए। ये बात जो है, देखिए, इंगित करती है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लाना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेंस की जहां बात हो कि हम हमारे संसाधनों का कुछ इस तरह से उपयोग करें कि एक सीमित मात्रा में हम उनका सही तरह से हम उनका प्रबंधन कर सके और सीमित मात्रा में हम उनका उपयोग कर सके। बच्चों, आज के इस लेक्चर के जो उद्देश्य हैं उसमें आप पर्यावरण के बारे में जान जाएंगे और हमारे बहुत सारे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार हैं, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, जिसको हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। उसमें क्या अंतर है, और अंत में पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो ये सब बातें आप समझ जाएंगे। सारे बच्चे, मैं मान के चल रहा हूं कि पहले से सबको ज्ञान है स्कूल स्तर से ही कि जीवित और अजीवित के बारे में आप जानते हैं, वायु, जल और थल के बारे में आप जानते हैं और प्रदूषण भी जानते हैं। प्रदूषण मतलब एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो वातावरण में होता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। और ऐसे तत्वों को जो अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं बच्चों, उन्हें हम प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब सबसे पहली चर्चा हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो संस्कृत का एक शब्द है बच्चों, पर्यावरण जो है संस्कृत का एक उपसर्ग है। परि माने हमारे चारों ओर का आवरण, ऐसा आपने अपनी किताब में भी पढ़ा होगा। तो दरअसल इसको लेकर के थोड़ा सा कुछ इस तरह से सोचिए कि हमारे इतने सारे ग्रह हैं, जैसे आप देखेंगे इन सारे ग्रहों में पृथ्वी पर ही जीवन है। वातावरण तो सब जगह है, लेकिन एक ऐसा वातावरण जो जीवन के अनुकूल है, वो वातावरण कहां पर है? पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी का ऐसा वातावरण, एक ऐसा हमारे चारों ओर का आवरण
जिसमें जीवन संभव हो सके, उसे हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स which constitutes the surrounding of man, who is both creator and modeler of his environment। एक तरह से अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक, जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों से युक्त एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा हमारा आवरण जो मानव के चारों ओर है और जिसको मानव पुनर्संयोजित कर सकता है, बदल सकता है और एक प्रकार से जिसको हम मॉडलर कह रहे हैं। और आज इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो मानव क्या कर रहा है, अपना खुद का एक पर्यावरण निर्मित कर रहा है जिसको हम मैन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं। आज हम देखें तो आईटी की दुनिया में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में और कंप्यूटर के प्रयोग, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग और हमारी पाश्चात्य तरीके से हमारी जीवन शैली, उस सब ने हमको कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर कर दिया है। और बच्चों, हम तो कभी प्रकृति की याद ही नहीं करते हैं। देखा जाए तो हम केवल एक सीनिक ब्यूटी के रूप में प्रकृति को देखते हैं, उसकी सुंदरता को निहारते हैं, एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे बच्चों अपने मध्य प्रदेश भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, या अभी आपने केदारनाथ का भूस्खलन देखा था, एक ऐसी नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक विविधाएं जिसमें हजारों लोग मर गए, उस समय हम लोग फिर गंभीर हो जाते हैं और एक बार हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, किस प्रकार का पारिस्थितिक असंतुलन डेवलप हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो ये सारी बातें जो है एनवायरमेंट की, एक तो ये डेफिनेशन हुई। अब थोड़ा सा एनवायरमेंट में हम लोग जब बात करते हैं तो दो चीजों की बात होती है, वेदर और क्लाइमेट। तो बच्चों, क्लाइमेट जिसे हिंदी में हम जलवायु कहते हैं, जलवायु क्या है? एक स्थायी, परसिस्टेंट, मतलब एक निरंतर रहने वाला, दीर्घ काल वाला मौसम है, एक तरह का एक स्टेबल, एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वहीं वेदर जो है ये बदलने वाली स्थिति है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि अचानक ठंड में बारिश हो जाए या गर्मी के दिनों में बारिश हो जाए और हम कहते हैं आज तो वेदर बदल गया, मौसम बदल गया, तो एक परिवर्तनशील जब हम बात करें तो वो वेदर से जुड़ जाता है। और जब एक किसी क्षेत्र विशेष की हम बात करें कि जहां का एक मौसम, स्थायी मौसम की बात करें, तो वो क्लाइमेट होता है। बच्चों, इस पूरी अर्थ पर अगर हम लैटिट्यूड पर जाए, हॉरिजॉन्टली जाए, तो आप देखेंगे हर 20 डिग्री के बाद में क्लाइमेट में चेंज आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, 0 से 20 ट्रॉपिकल, 40 तक जाएंगे सब ट्रॉपिकल, 60 में टेम्परेट, और इसी प्रकार से दोनों तरफ अगर आप देखें तो 80 डिग्री लैटिट्यूड पर आर्कटिक और एंटार्क्टिक, जहां पर बर्फ जमी हुई है, टेम्परेट मतलब ठंडे वाले देश हैं, सब ट्रॉपिकल मतलब अपेक्षाकृत कम ठंडे हैं, और ट्रॉपिकल माने समशीतोष्ण जिसको हम कहते हैं, जैसे भारत जैसे देश है जहां पर सभी मौसम बराबर से ही है, गर्मी भी है, पानी भी है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो ये सारी बातें जो है जुड़ी हुई है। कहने का आशय यह हुआ कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो हरी भरी हमारी वसुंधरा है, उसमें तरह तरह के भौगोलिक क्षेत्र हैं और उन भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार की जीवधारियां, वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो उन सबको इन टोटो जब हम बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। आगे की स्लाइड में देखिए, आप एक लैंडस्केप देख रहे हैं जहां पर आपको पहाड़ दिख रहे हैं, घास के मैदान दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, वाटर बॉडीज दिख रहे हैं, कुछ पक्षी भी नजर आ रहे हैं। ये बच्चों अगर एक देखें तो इट इज ए सीनिक ब्यूटी। आप जो देख रहे हैं ये प्रकृति है ना? प्रकृति को हम इस रूप में निहार सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देखो बच्चों, अगर हम सैटेलाइट से अपने पृथ्वी का फोटो लें तो कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देगी कि आप देखेंगे लगभग 2/3 हिस्से में पानी है और 1/3 हिस्सा ऐसा है जिसमें जमीन है और जिसे हमने महाद्वीपों का नाम दे रखा है। तो ये स्थल है जिसके ऊपर हम और आप बैठे भी हुए हैं। अब यहां पर अगर हम पर्यावरण या वातावरण में उस बात की और इसको कैटेगराइज करें और इसकी श्रेणीबद्ध करें तो आप पाएंगे कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा पर्यावरण जिसमें जीवन संभव होता है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायो का अर्थ ही है जीवन, तो जहां जीवन है वो बायोस्फीयर है। तो आप सब जानते हैं कि जीवन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, पानी जरूरी है और रहने के लिए जमीन जरूरी है। तो यहां पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। एटमॉस्फेयर मतलब हमारा वायुमंडल, लिथोस्फीयर मतलब हमारी जमीन, पृथ्वी, थल, और उसके अलावा हाइड्रोस्फीयर। इसका आशय यह हुआ कि जितना भी पानी है, चाहे समुद्र हो, तालाब हो, नदियां हो, इन सबको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तीनों चीजों को मिला दें बच्चे तो बन जाता है जीव मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये बात भी आप समझ गए। अब चलिए अपन लोग थोड़ा सा अपने एटमॉस्फेयर को देखें कि हम जिस पृथ्वी से ऊपर की ओर जब देखते हैं, रात के समय तारे देखते हैं और खगोलीय गतिविधियों को देखते हैं,
तो उस समय हमको हमारे ऊपर क्या चीज है, तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है ये लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए स्लाइड में देखेंगे आप कि 15 किलोमीटर तक तो गैस सघन गैसें हैं, जहां पर बादल हैं जो हमको दिखाई देते हैं, उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसके ऊपर का 50 किलोमीटर का हिस्सा जिसे कि स्ट्रेटोस्फियर कहा गया है, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रकार की गैस का एक सघन स्तर है जिसे ओजोन कहते हैं। और बच्चे सब कला संकाय के हैं, तो आप ध्यान रखें ऑक्सीजन को O2 कहा जाता है बच्चों, और ओजोन को O3। ये जो ओजोन का जो लेयर है ये हमको सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। आप सोचेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेंगी अगर पृथ्वी तक आ जाएंगी, तो बच्चों वो त्वचा संबंधी कैंसर, त्वचीय कैंसर उत्पन्न कर देंगी। तो ओजोन भी बहुत जरूरी है और एक तरह से हमारे ऊपर एक छाते की तरह हमारा रक्षण कर रही है, हमको बचा रही है ऐसी हानिकारक किरणों से, रेस से बचा रही है। और अभी क्या हो रहा है बच्चों की जो प्रशीतन उद्योग में जिन गैसों का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे एक नाम में लूंगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ये सारी गैसें क्या कर रही हैं, ओजोन की लेयर को की सघनता को कम कर रही हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में ओजोन होल्स कहते हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहे हैं और सारे वैज्ञानिक चिंता में हैं। तो बच्चों यहां पर ओजोन में छेद होने से तात्पर्य ओजोन की सघनता घट रही है, तो ये भी एक पर्यावरणीय समस्या है। उसके ऊपर मीजोस्फीयर है जो 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और सबसे ऊपर आयंस के रूप में एक आयनोस्फीयर है, इसमें से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है जो आप देख रहे हैं, जहां तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है। आप देखेंगे पृथ्वी में जो सबसे खास बात क्या है, हम लोग कहते हैं ये चीज इतनी भारी है, ये 2 किलो का है, ये 5 किलो का है, मतलब उसको उतनी शक्ति से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। तो पृथ्वी अपनी ओर जब खींचती है तो उस चुंबकीय शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और कोई भी चीज हम जब ऊपर फेंकते हैं तो बच्चों वापस लौट के आ जाती है। लेकिन अगर हमने इस गुरुत्वाकर्षण को पार कर लिया तो हम बहुत आगे निकल गए, फिर वापस लौट के नहीं आएंगे, तो इसे ग्रेविटी भी कहा जाता है। आइए देख लीजिए, तो पृथ्वी की सतह जिसमें हम खेती कर रहे हैं, जहां हमारी उपजाऊ मिट्टी है, पेड़ों की जड़ें जा रही हैं, उसे क्रस्ट कहते हैं बच्चों। उसके नीचे का वो हिस्सा जिसमें कठोर चट्टाने हैं, हमारे तमाम मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे मेंटल कहलाते हैं। और भीतर का भाग जो अत्यधिक गर्म है उसे कोर कहा जाता है, जिसे आउटर और इनर कोर के रूप में डिफाइन किया गया है। अभी हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि इस कोर में से जियोथर्मल एनर्जी को निकालें, और एनर्जी का एक वैकल्पिक स्रोत है यहाँ पर जिसका उपयोग हम आने वाली पीढ़ियां, हम लोग अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं सारे वैज्ञानिक, और वो सोच रहे हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आप जैसे जो नवयुवक यहाँ बैठे हैं, हमारे युवा पीढ़ी, उनमें से कुछ वैज्ञानिक जब बनेंगे तो इसमें से हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जियोथर्मल एनर्जी को का उपयोग करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा चित्र आपने देखा पृथ्वी का। आइए अब हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की। तो इसके पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इट इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया एक निशुल्क उपहार है, और हमारा और आपका ये दायित्व है कि हम और आप भी पर्यावरण के बारे में सोचें और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा, स्वच्छ, शुद्ध पर्यावरण दे सके। ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैंने आपके लिए लिखी है, तो आप इसको जल्दी से पढ़ लेंगे कि हम लोग दिन भर में जितनी ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी ले लेते हैं, लगभग उससे 3 सिलेंडर भर सकते हो आप। इतनी ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग 24 घंटे में करते हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत अगर 700 रुपए होगी तो 3 सिलेंडर की कीमत कितनी होगी, 2100 रुपए। और अगर हम साल भर में इसको कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे 7,66,500 रुपए की ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं। और अगर 65 वर्ष की हमारी औसत आयु हो तो 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन पौधे हमें निशुल्क प्रदान करते हैं। और बदले में हम क्या देते हैं, काट डालते हैं उनको। लकड़ी जलाने के लिए चाहिए तो हम पेड़ों को काट देते हैं, है ना गलत बात? तो देखिए ये है निशुल्क उपहार, एक फ्री गिफ्ट है नेचर का। तो ये बात समझ लीजिए। और जब हमको नेचर इतने अच्छे से दे रही है, उपहार दे रही है कि हम जीवित हैं यहाँ पर, तो हमको भी बदले में उसका ख्याल रखना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। आइए अब नेचुरल रिसोर्स की परिभाषा को, यहाँ अंग्रेजी में लिखा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, आप लिखते भी चलिए। तो नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, अब सवाल यहां पर यह आया। तो बच्चों एक शब्द होता है सोर्स और एक होता है रिसोर्स। तो एक अपन साधन कहते हैं और दूसरा कहते हैं संसाधन। तो प्रकृति में तमाम तरह के साधन हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे साधन जिसका उपयोग मानव
अपने जीवन के लिए करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। लिखा आपने, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे साधन जिनका उपयोग मानव या मानव प्रजाति अपने जीवन के लिए करता है उसे प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। यहां लिखा है देखिए कि इट कैन बी डिफाइंड एज ए दोज नेचुरल रिजर्व स्टॉक्स ऑफ सप्लाई विच मैन यूटिलाइजेस फॉर इज सस्टेनेंस एंड वेलफेयर। अपने स्थायित्व के लिए, सस्टेनेंस को स्थायित्व कहते हैं, और अपने सुख समृद्धि के लिए, वेलफेयर के लिए। तो अगर इन दोनों चीजों के लिए किसी साधन का आप उपयोग कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। लेकिन अब उदाहरण के लिए अगर अपन जैसे बात करें, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था यूरेनियम। पहले हम लोग इसका उपयोग नहीं जानते थे, तो जब तक हम इसका उपयोग नहीं जानते थे ये एक साधन था, संसाधन नहीं था। हम इसको संसाधन नहीं कह सकते, ये प्रकृति में पाया जाने वाला एक पदार्थ केवल था। लेकिन जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात समझ गए और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग करने लगे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, तब हम लोगों को समझ में आया कि भाई यूरेनियम हमारे लिए उपयोगी है। अब तब से यूरेनियम क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, संसाधन बन गया। तो उदाहरण के लिए जैसे हम और आप इस वर्चुअल क्लास में बैठे हुए, अब इस वर्चुअल क्लास में आप देखिए कि हम और आप, अगर मैं यहां पर लेक्चर दे रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो हम दोनों क्या हो गए? इस वर्चुअल क्लास में संसाधन हो गए। कौन से संसाधन? जैविक संसाधन। क्योंकि हम और आप दोनों जीवित हैं, हम लोग रिस्पॉन्स को प्रकट करते हैं, ठीक है। और वहीं ये कैमरा, ये स्क्रीन, ये कुर्सी, ये टेबल, आपकी कॉपी, आपका पेन, ये सारी चीजें क्या है? अजीवित हैं। लेकिन इनका उपयोग चूंकि हम और आप कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है? एक प्रकार के संसाधन है। तो हम अक्सर कहते हैं कि आपके महाविद्यालय में कौन कौन से भौतिक संसाधन हैं, तो फिर अपन लोग चर्चा करते हैं, बिल्डिंग के बारे में बतलाते हैं, सारी लैब्स के बारे में बतलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी भी जीवित चीजें हैं संसाधन में, उनको हम बायोटिक कहते हैं, रिसोर्स, और जितने अजीवित होते हैं उनको एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। अगर इनके हम रिजर्वायर देखें तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सूरज है, वायुमंडल है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। संक्षेप में कहें तो एनर्जी, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। आइए अब एक और महत्वपूर्ण बात के ऊपर आपको ले चलूं मैं, और वो अक्सर जब हम क्लास में पूछते हैं तो बच्चे बता नहीं पाते हैं, और मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कहीं कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो हमारी सफलता तभी है बच्चों कि अपने दिमाग में जरा सा भी कंफ्यूजन मत लाइए और इस बात को समझें। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता और उनकी प्रचुरता, एबिलिटी और सक्षमता, एबिलिटी एंड एबंडेंस, इसके आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे संसाधन जो बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, मतलब सोचना ही नहीं है हमको, असीमित है। तो असीमित के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है इनएग्जॉस्टेबल, जिनको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। हिंदी का एक शब्द है इसके लिए असमाप्तेय। तो जैसे एयर है, सी वाटर है, जियोथर्मल और सोलर एनर्जी है, ये कैसे हैं बच्चों? इनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। तो ये तो एक अलग कैटेगरी हो गई। अब सबसे पहले हम उनको देखें जो कैसे हैं? एग्जॉस्टेबल है, जो सीमित है, जो समाप्तेय है, लिमिटेड है। और ये जो लिमिटेड है ये दो प्रकारों में विभाजित किए गए हैं। पहला है रिन्यूएबल, जिसे हम नवीनीकरणीय कहते हैं, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, जिसे अनवीनीकरणीय कहा जाता है। अच्छे से बात को समझिए अब यहां पर कि देखिए, जो नवीनीकरणीय है मतलब जिसके बनने की प्रक्रिया में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, मतलब वो बन सकते हैं, शॉर्ट रिसाइकलिंग टाइम जिसमें हो, जिसको रीमेड किया जा सके। जैसे हमारी मिट्टी है, स्वच्छ जल है, पौधे हैं, जंतु हैं, जंगल है, और जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, ये सारे के सारे क्या है? दे हैव शॉर्ट रिसाइकलिंग टाइम। ये पुनः निर्मित हो जाते हैं, पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसे संसाधनों को हम नवीनीकरणीय कहते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे संसाधन है बच्चों जिनको बनाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। बहुत लंबा मतलब ऐसा वक्त जो कल्पना से परे हो, लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। तो ऐसे जो सोर्सेज होते हैं जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, यूरेनियम है, जो बच्चों समाप्त अगर हो गए तो फिर बहुत जल्दी नहीं बन पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि कब बनेंगे। तो इनको हम अनवीनीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। यहां पर बच्चों कोयले को, पेट्रोलियम को, और जो नेचुरल गैस है, आपके घर में आती है ना एलपीजी गैस सिलेंडर, उसका फुल फॉर्म है लिक्विड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो आपके घरों में सिलेंडर आता है जिसपे आप खाना बनाते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल। एक शब्द मैंने यूज किया
हिंदी में लिखिए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ? जीवाश्म का मतलब होता है पुरातन समय का जीवन के अवशेष चिन्ह, रिमेनिंग्स ऑफ एंशियंट लाइफ। आज से हजारों लाखों साल पहले जो जीवन था, जो जीवधारी थे, वनस्पतियां थे, वो काल के धीरे धीरे समाप्त होने के बाद पृथ्वी के गर्भ में समा गए और जो परतदार चट्टाने हैं उनके अंदर जमा होकर के वो एक प्रकार के ईंधन में परिवर्तित हो गए, जो हमें कोयले के रूप में मिल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, नेचुरल गैस के रूप में मिल रहा है। इन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो ये कैसा सोर्स है बच्चों? अनवीनीकरणीय। मतलब आप देखिए, अब आप जब अपनी गाड़ी चलाएंगे ना, अपनी टू व्हीलर बाइक वगैरह, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो पेट्रोल आप भरवा रहे हैं ये कैसा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर हम इसका इसी तेजी के साथ उपयोग करते चले गए तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे इस गाड़ी का, बताओ ना। तो अब हमको क्या करना चाहिए? सब बच्चों को साइकिलिंग की आदत भी डालना चाहिए। हम साइकिल भी तो चलाएं, थोड़ी सी दूर जाना है तो थोड़ा पैदल भी चलें, ठीक है ना। तो ये दो बातें हुई, नवीनीकरणीय की और अनवीनीकरणीय की। चलिए आइए अब देखें कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। लिखिए, नोट करिए, 6 भागों में इनको बांटा गया है। 6 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला वन संसाधन, दूसरा जल, तीसरा खनिज लवण मिनरल्स, चौथा खाद्य या फूड, पांचवा ऊर्जा और छठवां लैंड या पृथ्वी। ये सारे के सारे जो 6 रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में बहुत जल्दी संक्षेप में अपन लोग समझेंगे आज के इस लेक्चर में। और ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप जब अपनी किताब में इनको पढ़ें तो बड़े आसानी से आपको सब बातें समझ में आने लगे और आप रुचिपूर्वक अपने अध्ययन को जारी कर सके। तो आइए बच्चों, सबसे पहले फॉरेस्ट रिसोर्स को देखें। तो फॉरेस्ट रिसोर्स को देखें और बाकी रिसोर्सेज को भी देखें हम लोग। उसके पहले थोड़ा सा बात, हम लोग यहाँ पे एक स्लाइड चूंकि मेरे सामने है, वो है इंपॉर्टेंस की, कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका महत्व क्या है। तो ये आप नोट कर लें, कहीं पर लिख लें अपने कॉपी में। तो महत्व में सबसे पहला लिखिए कि वह मानव प्रजाति के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी। ये हमारे जो उद्योग हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ऊर्जा के बहुत अच्छे स्रोत हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल की बात की है, और अन्य स्रोत में जैसे सूरज से आने वाला सोलर, वाटर और विंड एनर्जी। और हम सारी प्रजाति को, हम लोग जो है ना, और हमारे जो बाकी जीव जंतुओं, उनको रहने के लिए घर, आश्रय, शेल्टर प्रदान करते हैं। तरह तरह की औषधियां हमको प्राप्त होती हैं इनसे। और सबसे महत्वपूर्ण कि यह इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाते हैं। जो पारिस्थितिक संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन है, उसको ये मेंटेन करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस के बाद अब इनसे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, उनको भी आप शॉर्ट में अपनी कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहली समस्या जो आज आ रही है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग। अभी क्या हो रहा है कि जंगलों को हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है कि जहां खेत है वहां आप घर बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा पैसा मिल रहा है हाउसिंग सेक्टर में, तो लोग लालची हो गए हैं और सारे खेतों की जमीन को प्लॉटिंग करते जा रहे हैं, कॉलोनी बनाते जा रहे हैं, और जो जंगल है उस वहां खेती करने लगे। तो क्या हो रहा है कि जंगल सिमटते जा रहे हैं। अब जंगल नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा, भूक्षरण होगा, और उसके बाद बाढ़ आ जाएगी। और ये केदारनाथ की घटना सबको पता ही है, देखो कितनी भयानक घटना हुई थी, दुर्घटना। तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। बढ़ते उद्योग धंधे आज हमारी आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहचान है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जब हवा में ह्यूमिडिटी के संपर्क में आती हैं तो वो अम्लीय वर्षा करने लगती हैं, ओजोन होल्स हो रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी घटनाएं भी हो रही है। देखिए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, एक पेस्टिसाइड बनाती थी वो, तो मेथिल आइसोसाइनाइड मिक गैस, आप लोग तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समय जन्म नहीं हुआ होगा, ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है। आज तक उसके जो दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम, उसको सोसाइटी भोग रही है, मानव जो है आज भी उससे पीड़ित है। बढ़ते अर्बनाइजेशन से, शहरीकरण से बच्चों क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी समस्या सीवेज की आ रही है। आप लोग जब घर जाइएगा ना तो जरूर गौर करिएगा कि आपके घर का सीवेज का पानी कहां जा रहा है। आप देखेंगे अल्टीमेटली वो किसी वाटर बॉडी में मिल रहा है, वो किसी नाले में मिल रहा है, नदी तक पहुंच रहा है, और अच्छा खासा जल प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसमें कमी आ रही है।
पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स जो है इनका व्यापक उपयोग हो रहा है। हम चाहते हैं कि भाई हरित क्रांति जो हुई थी हमारे देश में, उसके बाद हमने कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा दिया था, क्योंकि हम सोचते थे कि हम फसलों को विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाएं। कुल मिलाकर के जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की स्थिति बनी हुई है, निपटना होगा तो हमारे जितने भी नवयुवक हैं, जितनी भी युवा पीढ़ी है, चाहे वो किसी भी संकाय में पढ़ रही हो, चाहे वो कला पढ़ रही हो, वाणिज्य के बच्चे हो या वो विज्ञान के विद्यार्थी हो, सभी के अंदर एक वैज्ञानिक सोच विकसित होना बहुत जरूरी है। एक साइंटिफिक अवेयरनेस होनी चाहिए और हम अपने संसाधनों का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें, इसकी ओर अब हमें गंभीरता पूर्वक सोचना होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब देखें हम लोग सबसे पहले फॉरेस्ट सोर्स को। तो आप नोट करिए कि लैंड सरफेस का लगभग 1/3 हिस्सा वन के रूप में घिरा हुआ है। पूरे विश्व में बात करें तो 22.7% टोटल एरिया है और 74.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारा मध्य प्रदेश जो है ना, इस मामले में सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ लगभग 30% एरिया में वन है और आप देख पाएंगे कि 9 अभ्यारण्य है, 9 हमारे यहाँ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, 25 अभ्यारण्य है और 2 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनको जीव मंडल कहा जाता है। उसमें एक बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी का है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वहां पर वन्य जीवों का, वन्य प्रजातियों का, वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। अब जंगल किसे कहते हैं? तो जंगल या वन दरअसल एक ऐसी जैविक कम्युनिटी होती है जहां पर वृक्ष होते हैं, लताएं होती हैं, पौधे होते हैं और अन्य प्रकार के काष्ठीय वेजिटेशन होते हैं और ये सब मिलकर के जो रचना बनाते हैं उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट से हमको टीक, टिम्बर, फ्यूल, फूड, मेडिसिन, ये सब चीजें मिलती हैं। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या है बच्चों? कि ये जो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं, बारिश होती है अच्छी इससे, और सबसे बड़ी बात जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, हम और आप, ये सब हमारे जंगल ही सोख रहे हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो एक तरह से प्रदूषण को भी घटा रहे हैं। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं, और इसी तरह के जो फॉरेस्ट है, इससे जुड़ी हुई एक आपको सोशल प्रॉब्लम भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि जो टेहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में एक चमोली जिले में एक जगह है जहां पर पत्थर की खदानों के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने क्या किया, उन खदानों के कारण वहां के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और इसके कारण क्या हुआ बच्चों की इस हिल ट्रैक में धीरे धीरे बारिश का परसेंटेज कम होता चला गया, रेनफॉल कम होने लगी और ऐसे समय में वहां के श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने 1973 में एक आंदोलन शुरू किया। अब यू कैन इमेजिन कि वो कितना भावुक क्षण होगा, कितना इमोशनल मूवमेंट होगा कि जब लोग पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने कहा कि पहले आप हमें काटिए, उसके बाद पेड़ों को काटिएगा। तो आप फीलिंग को सोचिए आप थोड़ा सा कि पर्यावरण के लिए इससे बड़ी क्या फीलिंग हो सकती है कि हम पेड़ों से लिपट जाएं और कहें कि भाई हमको काटिए, फिर पेड़ों को काटिए। पेड़ों को बचाने का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? और इस आंदोलन का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। तो ये जो चिपको आंदोलन है बच्चों, बहुत चला ये, और साउथ में भी इसी तरह का एक आंदोलन जिसको अपिक्को आंदोलन कहते हैं, ये जनरल नॉलेज में पूछ भी लिया जाता है कई बार। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके बाद हमारे देश में सोशल फॉरेस्ट्री को ऐसे जंगल लगाए गए जिससे कि हमारे वनों में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं और वनों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी जो बेसिक आधारभूत जरूरतें हैं, चाहे वो जलाऊ लकड़ी की बात हो या पशुओं के लिए चारे की बात हो या माइक्रो प्रोड्यूस की बात हो, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, इस तरह की बहुत सी चीजें मिलती हैं जंगलों से, उन सब के लिए सामाजिक वानिकी को विकसित किया गया। फॉरेस्ट के बाद अब हमारा जो अगला रिसोर्स है वो है वाटर रिसोर्स, जिसे हम जल संसाधन कहते हैं। बच्चों आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए अपन कल्पना करें कि हमारे देश में जल का इंपॉर्टेंस क्या है। आप इसी से अनुमान लगाइए कि हम जब कभी यात्रा पे निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो अपना एक पानी की बोतल साथ में रख लेते हैं। मतलब हमको भरोसा ही नहीं रहता है कि पीने का स्वच्छ पानी कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कई लोग तो अब देखिए बाजार से अपन खरीदते हैं पानी की, है ना, पानी की बोतल खरीदते हैं कि नहीं, और कितनी महंगी, 20 रुपए लीटर तक ले लेते हैं। मतलब केरोसिन के रेट पे पानी पानी इतना महंगा है। मतलब पानी के ऊपर हम लोग इतने चिंतित हो गए क्योंकि हम जानते हैं कि पानी से तरह तरह के रोग हो सकते हैं। बच्चों हमारे शरीर का में भी 70% पानी होता है जो हमारी उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी है। पानी जो है इस पृथ्वी पर 70% है और ये बर्फ और रेन्स के रूप में इसके सोर्स है। लगभग 97% वाटर जो है वो समुद्र के पानी के रूप में है और केवल 3% पानी फ्रेश वाटर है। बच्चों इस 3% में भी
लगभग 77% पानी जो है वो बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, और केवल जो मात्र 3 का 77 देखिए यहां चला गया, तो लगभग आप पाएंगे कि 23% पानी जो है वो शेष है, जिसमें से 22.4% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, और केवल 0.36% पानी जो है वो नदियों, झीलों और तालाबों में मौजूद है। अब थोड़ा इमेजिन करिए आप कि आपके शहर के आसपास जो नदी है, आपके शहर में पाए जाने वाले तालाब हैं, बावड़ियां हैं और जो झीलें हैं, वो केवल पूरे टोटल पानी का कितना रिप्रेजेंट कर रही है? 0.36%। तो इसको अगर हम लोग सोचें, थोड़ा सा और अच्छे से इसको कंपेयर करें, तो आप अगर इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर एक 20 लीटर की पानी की एक हम बाल्टी में पानी रखें और एक चम्मच में पानी ले लें, तो ये अनुपात है, रेशो है कि जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है वो समुद्र का पानी है, और जो चम्मच में आपने पानी ले रखा है, दिस इज ए फ्रेश वाटर। तो सोचिए कितना कम है। तो आज ही से आप लोग सब लोग प्रण लें कि हम लोग व्यर्थ पानी नहीं बहाएंगे। पानी का हम सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, उतना ही पानी उपयोग में लाएंगे जितना आवश्यक है। ठीक है? कहीं नल की टोटी खुली मिल जाएगी तो उसको बंद करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, मैसेज भी अपने को साथ में याद रखना है। तो बच्चों, ये जो पानी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ड्रिंकिंग, कुकिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक्वा कल्चर जैसे चीजों में उपयोग में लाया जाता है। और इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण तो बच्चों इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ही है, और बढ़ते उद्योग धंधे हैं जहां पर पानी की बहुत जरूरत है। और जब जनसंख्या बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमको पानी की आवश्यकता बढ़ गई है सिंचाई के लिए। अब अगर हम जंगलों को काट रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अगर हम डिफॉरेस्टेशन तेजी से बढ़ता जाएगा तो प्रदूषण तो बढ़ेगा बढ़ेगा, वाटर क्राइसिस भी डेवलप हो जाएगी। और इस वाटर क्राइसिस के लिए आप देखें अगर, तो राजनीतिक स्तर पर ये क्राइसिस हमको, कावेरी नदी का नाम आपने सुना होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं उनके बीच में कावेरी जल विवाद, ये बड़ा फेमस जल विवाद था। और ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा और दिल्ली के बीच में यमुना नदी के पानी का विवाद था। तो वाटर क्राइसिस को लेकर के तरह तरह की कंट्रोवर्सीज डेवलप हो रही थी, और अल्टीमेटली इनके लिए कुछ ट्रीटीज भी बनाई गई। अब हम अगर अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें बच्चों, तो हमारे यहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला। क्योंकि क्या था, सरदार सरोवर डैम, इस तरह के जो बांध, डैम्स बनाए जाते हैं, आपको पता होगा शायद कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इन डैम्स को टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहते थे कि ये भारत के मंदिर हैं। क्योंकि क्या होता था, इन डैम से इतना पानी इकट्ठा हो जाता था जो सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। लेकिन हम जितनी ऊंची दीवार खड़ी करेंगे डैम की, उतने ज्यादा क्षेत्र में पानी का भराव होगा, और अल्टीमेटली लोगों के गांव डूब जाएंगे पानी में। तो उन लोगों का क्या होगा, सोचो ना। तो रिहेबिलिटेशन जैसी समस्याएं भी हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन हम लोग इस मामले में बहुत, हम लोग को प्राइड फील करना चाहिए कि हमारे स्टेट में ये सारी प्रॉब्लम्स को बड़े सौहार्दता पूर्वक सॉल्व कर लिया गया। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि रेमेडी क्या होगी? तो इसका जो इलाज है वो ये है कि हम रेन वाटर को, जो बारिश का पानी है, उसको हम क्या करें, हार्वेस्ट करें। आप लोग अपने अपने घरों में जो छत पे जो पानी इकट्ठा होता है ना बच्चों, उसको सबको रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करवाइए कि अपना सारा पानी जो है वो पृथ्वी के अंदर जाए, और इस तरह से ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाए। और पानी का संरक्षण करें, पानी का हम लोग दुरुपयोग कम से कम करें, करें ही नहीं बल्कि यूं कहा जाए, दुरुपयोग से सेंस ये है यहाँ पर कि अगर हमको जितना पानी हमको इस्तेमाल के लिए चाहिए उतना ही पानी हम उपयोग में लाएं। एक और रिसोर्स है मिनरल रिसोर्स। ये हमारे लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। लगभग 2000 प्रकार के मिनरल्स हैं बच्चों, और उसमें से हम 200 मिनरल्स का यूज करते हैं। ये कुछ नाम मैंने यहां लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। मैग्नीज, आयरन, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सिलिका, माइका, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, फॉस्फेट और एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। और इनकी भी जो इलीगल माइनिंग हो रही है, क्वेरिंग हो रही है, उससे भी तरह तरह की समस्याएं डेवलप हो रही हैं। तो हमको अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है और मिनरल्स के रिसाइकलिंग करने की। मैं सोचता हूं कि अब समय जो है लगभग समाप्त होने की ओर है, तो मैं जल्दी से आपसे कुछ बातें करूंगा क्वेश्चन आंसर के रूप में, और उसके बाद अगले व्याख्यान में अपन लोग और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, यहां पर कुछ मैंने 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, जिसमें से 3 जो ऊपर के 2 जो है वो मल्टीपल चॉइस है। जल्दी से बताइए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इनमें से कौन सा है? 4 विकल्प है, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, एनिमल्स एंड ऑल द अबव। अगर मेरी आवाज जा रही है तो जिसको उत्तर आता है अपना हाथ ऊपर करे। कोई बताएगा? बच्चों अगर आवाज आ रही है, हरदा कॉलेज भी दिख रहा है मुझको, और छिंदवाड़ा वाले बच्चे बता सकते हैं इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन।
वन, फॉसिल फ्यूल। हाँ, खंडवा से जवाब देंगे क्या? हेलो हाँ बोलो बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, हमीदिया कॉलेज भोपाल। हाँ बताओ बेटे। सर वी है इसका जवाब, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल है ना? कोई एग्जांपल बता सकते हो फॉसिल फ्यूल का? सर उदाहरण? पेट्रोल। हाँ, सर पेट्रोल बताया, पेट्रोल, मिला। डीजल। हाँ, ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम फिर से बना सकते हैं, नवीनीकरणीय, वो कौन सा होगा इसमें बताओ? हाँ, इनको दे दो, बगल वाले आप हाथ आगे बढ़ा रहे, दे दो, बोल रहे दो इनको भी। हाँ बोलो बेटा। प्लांट। जी? प्लांट। एनिमल्स नहीं होंगे क्या? नहीं सर, ऑल से आएगा इसका पूरा। ऑल टाइप ऑफ, है ना बेटा, तीनों चीजें होंगी इसमें, ऑल सभी। अब कोई और बताए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सर मेरा ना क्या, बताओ बताओ बताओ। नंदलाल बहुगुणा। हाँ, श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा। एक जो चौथा क्वेश्चन है, अभी हमने इसको नहीं बताया आपको, पीडोलॉजी, आप नोट कर लें। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो अब जल्दी से अपनी बात यहां खत्म करता हूं। 3 चीजें सब बच्चे याद रखें। जब क्लास से या घर से बाहर निकले तो लाइट और पंखे बंद करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने जो आपके वाहन है उनका कम से कम उपयोग करें। ठीक है, साइकिल चलाइए, अब थोड़ी सी जरूरत है इस देश को अब आपकी ऊर्जा संरक्षण में। और तीसरा, अपने जन्मदिन के दिन एक पौधा जरूर लगाइएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।